अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू क्यू सार एम या QSARM, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप तो आपने सुना होगा। आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप मॉडलिंग की। यानी स्ट्रक्चर मींस केमिकल स्ट्रक्चर, और केमिकल हमारे मामले में वो जो दवाएं बनाते हैं जी, फार्मास्यूटिकल, अब वो ड्रग का या उसके अंदर मौजूद इम्प्योरिटी का या उसके अंदर मौजूद डिग्रेडेड प्रोडक्ट का, उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो और एक्टिविटी यानी उसकी केमिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसके दरमियान क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी एक्टिविटी, उसके दरमियान ताल्लुक कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्वांटिटेटिव कैसे नाप सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। जी बढ़ाइए, बता रही है। जी, मैं आगे बढ़ाती हूँ और मौजू को खोलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। देखिए, जब किसी हम नई दवा पर तहकीक कर रहे होते हैं तो हम उसके फ़ायदेमंद असरात देख रहे होते हैं, और ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि फ़ायदेमंद असरात दवा दे। साथ ही साथ हम छुपे हुए कोई नुकसानदेह असरात तो नहीं है, ये भी देख रहे होते हैं। यानी कि खुदा ख्वास्ता उसमें कोई पोटेंशियल तो नहीं कैंसर पैदा करने का, या गुर्दों को नुकसान पहुंचाने का, या लिवर को नुकसान पहुंचाने का, ये भी देख रहे होते हैं। फिर इसके अलावा जब हम उस केमिकल की जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जब बना रहे होते हैं, तो उसकी बनाने के दौरान डिफरेंट रीजेंट्स, डिफरेंट सॉल्वेंट्स इस्तेमाल होते हैं और केमिकल रिएक्शन होते हैं। उन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कुछ अनवांटेड कंपाउंड्स बन जाते हैं, और फिर कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सब रिमूव करने होते हैं, जो अनवांटेड होते हैं रिमूव करने होते हैं, कैटलिस्ट रिमूव करने होते हैं। और वो नुकसानदेह कितना हो सकते हैं, कितना पोटेंशियल रखते हैं कैंसर का या दूसरी मसाइल का, ये देखना होता है। या API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बन जाए तो उसके बाद अगर उस पर कोई टूट फूट तो नहीं हो रही, और वो टूट फूट कितनी नुकसानदेह है वो। तो दुनिया में क्या स्टैंडर्ड्स, टूल्स और अप्रोचेस हैं टॉक्सिकोलॉजी को नापने की, उसको एवेल्यूएट करने की, आज उस पर बात करेंगे। हाँ, टॉक्सिकोलॉजी को नापना पहले तो बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था कि वो कितना कैंसरस पैदा करेगा, कितना ट्राटोजेनिक इफेक्ट होगा, कितना इसका लिवर टॉक्सिटी होगी या इसकी कार्डिक टॉक्सिटी होगी। अब डाटा का ज़माना है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, मैथमेटिकल मॉडलिंग का ज़माना है, तो वो बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो उसमें एक जो अप्रोच आई है वो है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मॉडलिंग। उसमें मुख्तलिफ लोग मॉडल इस्तेमाल करते हैं, और मॉडल्स में देख रहे होते हैं कि हम रैपिडली अंदाज़ा लग सकें कि ये जो मॉलिक्यूल है जिस पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं क्या वाकई फ़ायदेमंद है कि नहीं है। सामने फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन छुपा हुआ कोई नया कैंसर ना पैदा हो जाए, बीमारी कोई और हो, और उस बीमारी के इलाज के लिए हम आगे बढ़ रहे हों, और एक नई मौजूद बीमारी साथ साथ उस दवा के इस्तेमाल से आ जाए, तो ये एक खदशे की अहम वजूहत थी। अच्छा, मैं एक बात और भी ऐड कर दूं कि जब हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बना रहे होते हैं तो हम मल्टीपल रूट्स ऑफ सिंथेसिस भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि, और मल्टीपल रूट्स ऑफ सिंथेसिस में डिफरेंट केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। उसके नतीजे में डिफरेंट कंपाउंड्स नए बन सकते हैं जो कि चैलेंज हो सकते हैं, और वो पोटेंशियल रख सकते हैं कार्सिनोजेनेसिस का या दूसरे नुकसान का। तो वो भी एक चैलेंज है। जी। तो जब भी आपका कोई एक नया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्वालिफाई हो जाता है तो उसको फिर बहुत से लोग बनाते हैं। हर आदमी को बनाने का अपना अपना रूट होता है, और जो पुराने भी होते हैं वो भी नए रूट से बनाना चाहते हैं ताकि वो उसमें एफिशिएंसी ले आएँ, उसके ईल्ड बढ़ा लें, और उसमें इम्प्योरिटी कम कर दें। तो इस तमाम नतीजे में आप सिंथेटिक रूट जब आप चेंज कर रहे होते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, तो वो नई चैलेंजिंग इम्प्योरिटी दे सकता है। तो वो जो इम्प्योरिटी जो पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है उसको हम कंप्यूटर के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं, बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल जो डेटा इंसानों ने जमा किया है, जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो कंप्यूटर में डाल दिया गया है। इसी को हम कहते हैं उसकी बुनियाद पर कराने की जो असम्पशन हमारा ये है कि जो ख़राब चीज़ है उस जैसी चीज़ें खराबी पैदा करेंगी। तो अगर कोई स्ट्रक्चर ऑलरेडी रिपोर्टेड है कैंसर पैदा करने का, म्यूटेजेनिसिटी का, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी कैंसर पैदा कर सकता है। तो उसमें फिर ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी स्टडी करें, उसके बाद वहाँ तक पहुँचें। हमें नज़र आ जाता है कि कितना हमारी बात जो है वो सर्टेन है, कितना हम प्रेडिक्शन हमारी सही है। तो हम ये देख रहे होते हैं कि वो कंपाउंड जो हम कोई नया कंपाउंड है या उसके अंदर मौजूद इम्प्योरिटी
वो अगर वो स्ट्रक्चर है तो कि वो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं पहुंचा सकती। तो डीएनए को जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, इसका मतलब है वो डीएनए तक पहुंचती हैं, वो सेल के डीएनए तक पहुंचती हैं। तो सेल के डीएनए के ऊपर जीन लगे हुए हैं तो उन्हें हम जीनोटॉक्सिक कहते हैं। अब एवरी मटेरियल जो वहाँ तक पहुँच सकता है या सब्सटेंस डीएनए तक, तो वो जीनोटॉक्सिक कहलाएगा। हर जीनोटॉक्सिक ज़रूरी नहीं है कि डीएनए को नुकसान पहुँचा दे, क्योंकि वो हमला तो कर रहा है, ज़रूरी नहीं हमला कामयाब किया जाए। तो अगर नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब म्यूटेजेनिसिटी हो गई, वो डीएनए के अंदर तब्दीली आ गई। अगर डीएनए अपना दिफा नहीं कर सका तो उसमें तब्दीली आ जाती है। अब वो तब्दीली आई है, क्या वो नुकसानदेह है? तो म्यूटेजेनिसिटी तो है, क्या वो कैंसर पैदा कर रहा है? Yes. अभी एक और लंबा मौजू है, तो वो कार्सिनोजेनिसिस कहलाएगी। तो एक बात तय है, हर जीनोटॉक्सिक ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूटेजेनिक भी हो, और हर म्यूटेजेनिक ज़रूरी नहीं कि वो कार्सिनोजेनिक भी हो। ठीक है, तो ये हमारा था। तो हम नाप रहे होते हैं हर इम्प्योरिटी के अंदर, हर वो जो भी नया आपका सब्सटेंस जो अंडर कैंडिडेट है कि वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता कैंसर पैदा करने की। तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके थे, और एक तो ये है कि हम रोडेंट के अंदर या चूहों के अंदर कैंसर पैदा करके देखें, हाई डोज डालकर, ज़्यादा एक्सपोजर करके कि कैंसर पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा, हम ये मेमेलियन सेल्स हैं, उस सेल में देखते हैं कि जो उनका जीनोम सीक्वेंसिंग है वो कितना डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्ब होने के नतीजे में क्या हो रहा है। फिर हम एसेंशिया कोलाई और ये साल्मोनेला टाइफी इसको इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया को भी, इसके भी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके साथ, उस केमिकल के साथ हम लगा कर देख रहे होते हैं कि वो कितना वो इम्पेक्ट कर रहा होता है। तो अब केमिकल में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हैं डिस्क्रिप्टर्स, यानी कि केमिकल का एक कैरेक्टराइजेशन है, एक उसकी केमिस्ट्री है, तो हम उसको उसके जो असरात हैं इफेक्ट उसके साथ देखते हैं। डिस्क्रिप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, डिस्क्रिप्टर उसको कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक केमिकल का या उसका कोई स्ट्रक्चरल फीचर, हाँ, वो होगा डिस्क्रिप्टर। मतलब सिंपली अगर हम बात करें तो वो एक मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है उसका, हाँ, और अगर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता तो अब डिपेंड करता है, अब इसकी बुनियाद पे जो आपका वो है डाटा बैंक जमा है कंप्यूटर पे। अब कंप्यूटर पर जो डाटा बैंक जमा है मुख्तलिफ लोगों ने जमा किया हुआ है, सबका यूएस गवर्नमेंट या FDA उसको इस्तेमाल करती है। ये उसका बेहतरीन टूल है क्वालिटी, और उसमें स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं, उसके जरिए प्रेडिक्ट किया जाता है। और आने वाले दिनों में, बल्कि अभी भी इन मॉडलिंग की बुनियाद के ऊपर हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हम कार्डियक टॉक्सिसिटी, हम इसके अलावा हेपेटोटॉक्सिसिटी, पेट्राटोजेनिसिटी, इन सब चीज़ों को देखिए। तो फर्स्ट रूल क्या है? डू नॉट हार्म, नुकसान ना पहुँचाएं। तो उसके लिए जो अजम्पशन है वो ये कि जो चीज़ें ख़राब हैं वो ख़राबी पैदा करेंगी। जो कैंसरस मॉलिटी हैं तो उनमें अगर सिमिलैरिटी है तो कैंसर पैदा कर सकते हैं। तो हम उसको तीनों स्टैंड के ऊपर नॉन आइडेंटिफाइड मॉलिटीज़ हैं उनको देखा जाता है, या उस जैसी सिमिलर स्ट्रक्चर को देखा जाता है कि वो ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हम रैपिडली जो है फैसला करने के काबिल हो गए हैं इस मॉडलिंग के ज़रिए, कंप्यूटेशन मॉडलिंग के ज़रिए कि हाँ भाई अपना ये सिंथेटिक रूट इस्तेमाल कर लीजिए, और इससे जो है आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, अपना ये मॉलिक्यूल का कैंडिडेट अच्छा है। तो बहुत सारा टेस्ट जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा टाइम रिक्वायर्ड था, वो एक्यूरेसी से, कामयाबी से इस मॉडलिंग के नतीजे में कामयाबी हासिल करता जा रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। मैं अपने जो फार्मेसी बिरादरी के जो लोग हैं, जो बायोकेमिस्ट्री बिरादरी के जो लोग हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो लोग हैं, केमिस्ट्री के जो लोग हैं, मेडिसिन के जो लोग हैं, या बायोलॉजिकल साइंसेस के लोग हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ी लैब नहीं चाहिए। ये कंप्यूटेशनल लैब है, कंप्यूटर पे चाहिए। अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, कंटिन्यूस नॉलेज देनी पड़ेगी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, और इसे मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके दुनिया की कामयाबी में अपनी शराकतदारी आसानी से की जा सकती है। और ये आपने कोई कंक्लूड करना? नहीं, बस हमने इसको आसान अल्फाज में बताने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात समझ आई। तो क्यूसार क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, और उम्मीद कीजिएगा कि आने वाले दिनों में चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। और इसको हम पढ़ रहे होते हैं बायोलॉजिकल मार्कर के साथ, क्वालिफाइड बायोलॉजिकल मार्कर। एंड व्हाट आर द क्वालिफाइड बायोलॉजिकल मार्कर? व्हेनेवर वी गॉट टाइम वी विल डिस्कस दिस क्वालिफाइड बायोलॉजिकल मार्कर। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।